Good morning, students. We are discussing ionic equilibrium. In today's lecture, we will discuss about Ostwald dilution law. It is very important law because it tells that on dilution how conductivity increases. एक्चुअल में जो हमारे सॉल्यूशन है, हमने प्रीवियस क्लास में ये जाना था कि वो जब आयनिक फॉर्म में हम लेते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जब हम इसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना। ये क्या करते हैं, आयंस देते हैं और इसी की वजह से कंडक्टिविटी होती है। अब इलेक्ट्रोलाइट भी मैंने बताया था, एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो 100% डिसोसिएट होते हैं। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो उसमें से 100 के 100 हमें आयंस मिलेंगे, है ना। जैसे अगर NaCl लिया तो NaCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इससे जो हमें आयंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 100 Na+ आयंस मिलेंगे और 100 क्लोराइड आयंस मिलेंगे। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में क्या होता है कि जैसे हमने एसिटिक एसिड ले लिया, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COOH, और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये क्या देता है, CH3COO- और H+ आयंस। लेकिन अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स किसके लिए हैं, मोल्स लिए हैं एसिटिक एसिड के, तो उससे हमें 100 एसीटेट आयन और 100 प्रोटॉन यानी H+ आयंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत क्या होता है, लेस अमाउंट में डिसोसिएट होता है। इसी वजह से हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट थे वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनकी स्टडी ऑस्टवाल्ड ने किया और एक जो इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट है, मास लॉ ऑफ मास एक्शन, उसको इस पर अप्लाई किया। तो हम आज इसमें उसी की बात करेंगे और एक डेरिवेशन भी यहाँ पर फाइंड करेंगे और उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उससे हम एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको भी पता कर सकते हैं, कि उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, आर्नियस ने क्या बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाता है ना। जैसे AB हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम एक सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये ब्रेक होता है A+ और B- में, ठीक है। एंड द आयंस आर कॉन्स्टेंटली रीयूनाइटिंग टू फॉर्म अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। एक तो ये प्रोसेस हो गई जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना। पैरेलली एक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, जिसमें क्या होता है, रीयूनाइटिंग, जो डिकम्पोज हो गए हैं उनसे दोबारा कंपोज होकर के हमारा रिएक्टेंट वाला मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। लेकिन ये कब होता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ये ध्यान रखना आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है और वो जनरली इरिवर्सिबल होता है, यानी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वहाँ बने, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है और साथ में बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आती है। फॉरवर्ड में भी जाएगी और साथ में बैकवर्ड में भी, ठीक है। तो इस तरीके से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है किसके बीच में, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और उसके जो ये आयंस हैं उनके बीच में, ठीक है। ये जो साइन है, ये किसका साइन है, इक्विलिब्रियम का। ये वाला साइन किसका है, ये इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है। रिएक्टेंट और उसके आयंस, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है, बैकवर्ड में भी। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लेते हैं तो वहाँ पर ऑस्टवाल्ड ने क्या किया, इसको लेकर के जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, है ना, उसको इन्होंने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर इम्प्लाई किया। देखिए कैसे, जैसे कुछ हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एसिटिक एसिड CH3COOH। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन,
CH3 CH2 COOH, है ना, 1 2 3। ये प्रोपेनोइक एसिड है। अगर यहाँ से CH2 हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। HCN ये भी वीक हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरीके के जो वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन पर ऑस्टवाल्ड ने, है ना, लॉ ऑफ मास एक्शन को इम्प्लाई किया। किसको इम्प्लाई किया, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने जानने के लिए मेरा जो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर है, उसको आप एक बार चेक करना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरा जो इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो इसी के फॉर्म में आप पढ़ेंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो लीस्टेलियर प्रिंसिपल के फॉर्म में आप पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लीस्टेलियर प्रिंसिपल वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, या बोल सकते हैं कि पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो इसी के चारों ओर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या ये इनकी मदद से हम इक्विलिब्रियम को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऑस्टवाल्ड ने क्या किया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट को लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट को लिया, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, C मोल्स, है ना। और क्योंकि वीक है तो वीक के लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, अल्फ़ा होगी, 1 नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, 1 हो जाती है, अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन वीक के लिए अल्फ़ा 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी क्या है, C। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, 0 रहेगा उसकी कंसंट्रेशन। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम पर पहुंचते हैं तो उस वाले केस में क्या होती है, उनकी कंसंट्रेशन फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो मान के चलिए C में से C अल्फ़ा इतना डिकम्पोज होकर के कंसंट्रेशन किस में चेंज हो गया, A+ और B- में। ठीक है, तो C अल्फ़ा A+ बना और C अल्फ़ा B-। और जब C में से C अल्फ़ा माइनस करेंगे तो C कॉमन आ गया, 1 - अल्फ़ा, है ना। ये हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर रह जाएगी, है ना। आप सोच रहे होंगे C 1 - अल्फ़ा कैसे आया, तो वो ऐसे आया। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, C, कितनी डिकम्पोज हो गई, C अल्फ़ा, है ना। ये दोनों की 2C अल्फ़ा नहीं होगी क्योंकि एक से ही दोनों आयंस बने हैं, है ना। तो C में C अल्फ़ा हमने माइनस कर दिया, तो C और ब्रैकेट 1 - अल्फ़ा यहाँ पर बच गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन को इम्प्लाई करेंगे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, A+ एंड B-, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, AB। A+ B- अपॉन AB यहाँ पर पुट कर दिया हमने। इनकी कंसंट्रेशन क्या है, देखिए A+ की C अल्फ़ा, B- की भी C अल्फ़ा, और AB की इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन लेंगे, इनिशियल नहीं लेंगे, तो वो क्या है, C 1 - अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ C से ये वाला C कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C अल्फ़ा² अपॉन 1 - अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात समझिए, जो Kc की वैल्यू हमारी आई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C अल्फ़ा², है ना। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो 1 है इट इज़ मच ग्रेटर देन अल्फ़ा, और जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके लिए ये वाली बात हमारी ट्रू होती है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बहुत कम होता है 1 के कंपैरिजन में। आप ये मान सकते हैं कि अगर वो 5% से कम है डिसोसिएशन, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला वैलिड रहेगा, है ना। 1 विल बी मच ग्रेटर, तो इस वाले फार्मूले को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अल्फ़ा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो क्या होगा, अल्फ़ा विल बी Kc अपॉन C एंड अंडर रूट। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। C हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। ठीक है, और हमें पता है कि कंसंट्रेशन
डाइल्यूशन का अपोजिट होता है। जैसे डे का अपोजिट नाइट होता है, ऐसे ही कंसंट्रेशन का अपोजिट क्या होता है, डाइल्यूशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू Kc इनटू डाइल्यूशन। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन वाला टर्म हमारा कहाँ पर है, नीचे है, तो डाइल्यूशन वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर के आता है हमारा, क्या रिलेशन निकल के आता है कि अल्फ़ा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू दी डाइल्यूशन। ये जो रिलेशन है, इट इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट रिलेशन। आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए ये क्या कह रहा है, इसका ये अभी मैथमेटिकल फॉर्म है ना, इससे हमें क्या समझ में आता है वो देखिए। अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, इट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी अगर हमने 100 मॉलिक्यूल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसमें से कितने आयंस में कन्वर्ट होंगे, और ये हमें पता है बहुत कम अमाउंट में होते हैं। लेकिन ये डिपेंड कर रहा है किस पर, डाइल्यूशन पर। डाइल्यूशन का मीन्स है कि अगर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया, उसमें वाटर ऐड करते करते जा रहे हैं, वाटर बहुत ऐड कर रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलिए हमने ये लिया 1 लीटर में लिया, है ना, और 1 लीटर को हमने क्या किया, 5 लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ गया। तो डाइल्यूशन बढ़ने पर जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, यानी डाइल्यूशन करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन, डिसोसिएशन इंक्रीज़ होता है। इसी को हम ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ कहते हैं, क्योंकि ऑस्टवाल्ड ने इसको डिराइव किया, फाइंड किया। अब आप सोचिए कि अगर डिसोसिएशन यानी आयनाइजेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, तो उससे देखिए बड़ा सीधा सा यहाँ पर कनेक्शन है कि अगर नंबर ऑफ़ आयंस इंक्रीज़ होंगे, और हमें पता है आयंस क्या होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, तो कंडक्टिविटी भी वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला था। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सी अल्फ़ा जो ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड वाला जो केस है उसमें क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये हमारा इक्वल होगा 1 के, ये सारा हमने अभी वहाँ पर डिस्कस कर लिया है ना। अल्फ़ा हमारा किसका है, जो वॉल्यूम है या डाइल्यूशन हम कह सकते हैं, उसके प्रोपोर्शनल होगा। ये v है, v को हम डाइल्यूशन के रिस्पेक्ट में मान सकते हैं। अब सेकंड है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हम बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स दैट अंडरगोज डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम इज़ नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर आफ्टर इक्विलिब्रियम एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये हमारा डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पर। फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकंड है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना, एंड थर्ड वन डाइल्यूशन पर, एंड फोर्थ वन टेम्परेचर पर। तो देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट की हम बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए तो ये 100% होता है, यानी 1 हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये क्या है, लेस देन 1 होता है। उसमें भी मोस्ट ऑफ द पोलर कोवलेंट कंपाउंड हैं वो हमारे क्या से वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ वर्क करते हैं। सेकंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको समझिए, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट मोर इट्स आयनाइजिंग पावर। तो देखिए वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 होता है ना। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हमारे आयंस हैं प्लस माइनस, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है दैट इज़
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसके बारे में फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से जो D आता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइल्यूशन का मैंने अभी बताया कि अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, है ना, डाइल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। एंड द फोर्थ वन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगी तो उससे हमारे बॉन्ड्स जो आयनाइजेशन एनर्जी भी मिलेगी, तो उससे जो बॉन्ड्स हैं हमारे बॉन्डिंग एनर्जी भी उनको मिलेगी सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो आसानी से क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज। एडिशन ऑफ अदर स्पीसीज विद कॉमन आयन, हाँ ये देखिए, ये और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसे हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। कि अगर कोई, जैसे हमने लिया NaCl है ना, और इसको हमें क्या करना है, इसका डिसोसिएशन इंक्रीज़ करना है। NaCl तो खैर 100% है, जैसे हमने CH3COCl इसका करना है। तो अगर हम इसमें HCl ऐड कर दें, क्योंकि ये भी क्लोरीन, तो दोनों आयन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, तो इससे इनका डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कॉमन आयन के बारे में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल आप ये जानिए कि जो कॉमन आयन्स होते हैं उससे ये क्या होते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन वीक की क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जब हम क्या करें, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें जो कि कॉमन आयन है। लेकिन जो जनरल है हमारा, वीक के केस में वीक अगर ऐड करेंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग को करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी समरी है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लेना। देखिए, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Ka वीकर द एसिड। अगर हमारी Ka की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो एसिड हमारा कैसा होगा, वीक होगा, ठीक है। अगर हमारे Ka की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो एसिड कैसा होगा, वीक होगा। अब यहाँ Ka क्या आ गया, Ka क्या है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए जो हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, उसको Ka बोलते हैं। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अप्रॉक्सीमेशन, तो देखिए अप्रॉक्सीमेशन हमने बोला था अभी पीछे जो किया था, 1 - अल्फ़ा को हमने 1 मान लिया था और ये बोला था कि 1 इज़ मच ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो वहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इस वाली कंडीशन को हम तब वैलिड मानेंगे जब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 5 के आसपास है, 5%। स्ट्रॉन्ग के केस में तो 100% होता है ना, लेकिन जो वीक है उसके लिए हम कितना लेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स में से अगर 5 डिसोसिएट होते हैं तो हम ये कंडीशन मान सकते हैं। अगर 5 से ज़्यादा है, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसे नहीं मानेंगे, ठीक है। और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Ka की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है। नेक्स्ट में हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ओके। इसको आप रीड करिए, समझिए, कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क।